पहला सवाल यहाँ पे इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव का, इन द गिवन फिगर O is the center of the circle and SP is the tangent. If angle SRT is 65 degree, find the values x, y, z, x, y and z. दी गई शक्ल में O दायरे का मरकज है और SP मुमास है। अगर ज़ाविया SRT मसावी 65 दर्जे हो तो x, y और z की कीमतें मालूम करें। तो इस तरीके से यहाँ पे सवाल है और डायग्राम भी यहाँ पे दिया गया, x, y और z की यहाँ पे वैल्यूज मालूम करना है। देखिए सवाल थोड़ा दिखने में थोड़ा अजीब व गरीब आपको लग रहा होगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइप आपको यहाँ पे लग रहा होगा, लेकिन बहुत इजी है। अगर आपके पास प्रॉपर्टीज हैं, थ्योरम्स हैं, तो मैं समझता हूँ एकदम आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए x भी मालूम करना है, y भी मालूम करना है और z भी यहाँ पे मालूम करना है, ठीक है। तो y के लिए यहाँ पे एक ये आया है, तो y x, हाँ यहाँ पर वो जो z होता है जी, नहीं चला गया वो। चलिए शुरू करेंगे। एक बार डायग्राम यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ, आप थोड़ा इसको लिख लें। डायग्राम्स में यहाँ पे डाल लें। जी यहाँ पे 65 डिग्री है। चलिए सवाल को सॉल्व कर लेता हूँ। तो सबसे पहला हम यहाँ पे ये देखेंगे, x किस तरीके से यहाँ पे निकलता है, x की वैल्यू। तो अगर हम मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इस पार्ट को अगर मैं निकाल देता हूँ, इस पार्ट को यहाँ पे निकाल देता हूँ, यहाँ पे देखिए ये जो एस टी है, यहाँ पे टी है, यस यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, एस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और यहाँ पे कौन सा एंगल, कितना एंगल बनता है, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। तो अब हम एकदम आराम से स्मूथली यस टी यस आर, टी यस आर अगर ट्रायंगल लेंगे तो आराम से एक्स एंगल यहाँ पे मिलता है, क्योंकि ये एक्स है, ये 90 डिग्री है, 65 है। तो अगर हम ट्रायंगल लेंगे टी यस आर तो आराम से एक्स का एंगल यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले यही ले रहा हूँ। हम जानते हैं, वी नो दैट, सो दैट ओ एस, हमें क्या जानता है, ओ एस इज परपेंडिकुलर टू एस पी है, यहाँ पे एस पी, एस पी, ओ एस इज परपेंडिकुलर टू एस पी है। इसका मतलब यहाँ पे एंगल एस कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, लिखिए ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम यहाँ पे टी एस आर, टी एस आर। तो यहाँ पे कितना, देखिए टी एस आर, टी एस आर, यहाँ पे एस 90 डिग्री है, आर 65 डिग्री है, यहाँ पे एंगल एक्स। तो अब इससे लेकर ये प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टीज, एंगल सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो एक्स को ऐड करेंगे, एंगल एस को ऐड करेंगे, एंगल आर को ऐड करेंगे, तो टोटल यहाँ पे कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सो एस प्लस एक्स प्लस यहाँ पे एस कितना है, 90 डिग्री है, प्लस एंगल आर 65 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। सो यहाँ पे अब दोनों को ऐड करेंगे, सो एक्स प्लस 155 डिग्री यहाँ पे हो जाता है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एक्स इज इक्वल टू 180 में से यहाँ पे 155 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 25 डिग्री जाता है। एस इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 25 डिग्री। जी बिल्कुल ठीक है, एकदम स्मूथ। देखिए ज्यादा इसमें कुछ हम सोचे नहीं, बस यहाँ पे क्या किया, इस डायग्राम को हमने यहाँ पे निकाल दिए।
यार यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई, यहाँ पे अप्लाई हो गई कौन सी प्रॉपर्टी, टेंजेंट की। टेंजेंट, इफ रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट देन इट मेक्स 90 डिग्री एंगल। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड हुई, देखिए फर्स्ट कंडीशन में टेंजेंट की प्रॉपर्टी ऐड हुई। अब x मिल गया, अब हम बात करेंगे y के लिए जी, y के लिए बात करेंगे। तो y के लिए यहाँ पे देखिए गौर से, ऐसा सेम सवाल शायद हमने पीछे बार सॉल्व किया है। y होना है, y की वैल्यू होना है। तो अब थोड़ा और एक बार थोड़ा गौर से देखेंगे यहाँ पे, देखिए y के लिए अगर आप गौर करेंगे, ये मेरा आर्क है, आर्क, इस आर्क से सेंट्रल में एंगल बना है और यहाँ पे कहां पर सर्कमफ्रेंस पर एंगल बना है। तो इसका मतलब ये कितना होता है, इसका डबल ये होता है। कितना होता है इसका डबल, दुगना ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना आ गया 25 डिग्री आ गया, तो ये यहाँ पे कितना होता है 50 डिग्री होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ, देखिए थोड़ा समझने के लिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे 25 डिग्री है और यहाँ पे वाई एंगल। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल एस टी क्यू, एस टी क्यू। तो यहाँ पे एस ओ टी क्यू, एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल एस टी क्यू। ठीक है, एस ओ क्यू। तो अब यहाँ पे एस ओ क्यू मालूम करना है, एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एस टी क्यू, यहाँ पे 25 डिग्री है। सो एस ओ क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री यहाँ पे आपको मिल जाती है। देखिए इसमें यहाँ पे आर्क की प्रॉपर्टी जो है, सेम आर्क से सेंट्रल एंगल और सेम आर्क से सर्कमफ्रेंस पर हम एंगल ड्रॉ करेंगे, तो उसका जो रिलेशन है यहाँ पे इसको यूज किया गया है। तो यहाँ पे एस ओ क्यू यानी y है, y इज इक्वल टू यहाँ पे 50 डिग्री है। ठीक है, नाउ अब थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड यहाँ पे मालूम करना है, यानी z मालूम करना है। तो z के लिए हम क्या यूज करेंगे, देखिए यहाँ पे आप अगर गौर कर सकते हैं तो z एक ट्रायंगल यहाँ पे बनता है ओ एस पी। सो इन ट्रायंगल ओ एस पी, यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करता हूं ओ, ये जो पूरा एंगल है यहाँ पे कितना 50 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, यहाँ पे z है ओ एस पी, ओ एस पी। तो उसको हम क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ पे एंगल ओ प्लस एंगल एस प्लस एंगल पी ऐड करके कितना होता है 180 डिग्री है, एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो एंगल ओ यहाँ पे 50 डिग्री प्लस एंगल एस, एस कितना है यहाँ पे ये 90 डिग्री है। सो ये 90 डिग्री प्लस एंगल पी जेड है इज इक्वल टू यहाँ पे 180 डिग्री होता है। तो इसको आप ऐड करेंगे 140 डिग्री प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो डायरेक्ट यहाँ पे आप लिख सकते हैं, तो एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। सो एंगल z इज इक्वल टू 40 डिग्री यहाँ पे निकल के आता है। तो देखिए ये 3 मार्क्स या 4 मार्क्स को इस तरीके से आपको पूछता है। यहाँ पे आपको तमाम चीजें थोड़ा लिखना है, ये क्यों इसलिए ऐसा होता है, तो इसके लिए थोड़ा आप स्टेटमेंट वगैरह लिखे तो बेहतर होता है, या तो फिर आप इतना कैलकुलेशन वगैरह कर लेते हैं तो आपको मार्क्स पूरे यहाँ पे मिल जाता है। अगर विथ स्टेटमेंट के साथ लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी बोल के, ऐसे लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एकदम क्लियर हो जाता है। यहाँ पर भी आपको यहाँ पे लिखना है टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, देन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री इज ओके, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी। फिर यहाँ पे अगर आप लिखेंगे फ्रॉम द सेम आर्क एंगल सबटेंडेड एट द center and angle is double that angle subtended at the circumference of any point of a circumference। अगर इस तरीके से आप जो आपको वहां पे समझ में आता है थ्योरम, अगर आप टूटी फूटी जुबान में लिखते हैं तो आपको वहां पे पूरे मार्क्स मिलने की पूरे चांसेस है। तो इस तरीके से इस सवाल में इतने 3 ट्रायंगल्स के अलग अलग 3 प्रॉपर्टीज को यहाँ पे सर्कल के वो यहाँ पे हमने सॉल्व किया। तो चलिए अब नेक्स्ट एक अगला सवाल हम लेंगे। अगला ही सवाल कुछ इसी तरीके से है,
आप थोड़ा ध्यान दें कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होने वाली है। सो इन द गिवन सर्कल विद द सेंटर O, the angle ABC is 100 degree and angle ACD is 40 degree and CT is a tangent to a circle at C. Find angle ADC and angle DCT. दिए गए दायरे में जिसका मरकज O है, ज़ाविया ABC मसावी 100 दर्जे और ज़ाविया ACD मसावी 40 दर्जे और C पर CT दायरे का मुमास है। नुक्ता C पर CT दायरे का मुमास है। तो दरियाफ्त करें ज़ाविया ADC और ज़ाविया DCT। इस तरीके से यहाँ पे आपको इंग्लिश में और उर्दू में सवालात मिल गए हैं। तो यहाँ पे नीचे उसका डायग्राम, आप डायग्राम भी यहाँ पे इसको ले लें। सर क्वेश्चन बताइए इंग्लिश में जो है। ओके मैम, एक सेकंड जी, उर्दू वाले कंप्लीट होगा तो बोल दे। जी सर। फिगर सर। जी होगा मैडम? जी सर हो गया। यहाँ पे देखिए डायग्राम मैं यहाँ पे बना लिया। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कौन कौन से एंगल फाइंड करें? एंगल ADC ये एंगल पूछ रहा है फर्स्ट। सो ये मालूम करना है। और देन एंगल DCT यहाँ पे ये पूछ रहा है। ठीक, तो इसके लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज होने वाली है यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे देखिए, ADC के लिए मैं समझता हूं आपको कुछ यहाँ पे ज्यादा जोर देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ABCD इज ए क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जी, पूरा लिख लें इसको, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मतलब ABCD यहाँ पे दायरी चार्ज ली है, सही है, ये बिल्कुल सही है। तो हम जानते हैं इसकी एक प्रॉपर्टी है, सम ऑफ द अपोजिट एंगल इज सप्लीमेंट्री। यानी दायरी चार्ज लेके जो मुकाबिल जाविया हैं, जाविया बी और जाविया डी, इसको ऐड करेंगे तो कितना होता है, 180 दर्जे होता है। ये प्रॉपर्टी अच्छी तरीके से हमको पता है। तो यहाँ पे डी का एंगल यहाँ पे आराम से मालूम पड़ता है। तो बी कितना है यहाँ पे 100 डिग्री है, प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री है। सो एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री में से अगर आप 100 डिग्री माइनस करेंगे तो एंगल डी इज इक्वल टू यहाँ पे टोटली आपको कितना आता, 80 डिग्री निकल के आता। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री बोल के इस तरीके से आप लिखेंगे प्रॉपर्टीज, यानी मुकाबिल जावियों का मजमुआ 180 दर्जे होता है, या मुतमीम होता है, इस तरीके से आप लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल डी आ गया। अब क्या मालूम करना है, एंगल DCT। यहाँ पे डी तो मिल गया, एंगल डी तो ADC ये तो मिल गया यहाँ पे कितना 80 डिग्री। अब आपको क्या करना है, DCT निकालना है, DCT ये एंगल यहाँ पे निकालना है। तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी शायद याद आ रही होगी, तो आप तमाम इसको जानते होंगे।
ऐसी प्रॉपर्टीज देखिए यहाँ पे। देखिए एक प्रॉपर्टी यहाँ पे बताता हूँ, शायद ये इस पर बहुत जोर दिया था मैं। ये कॉर्ड है और ये टेंजेंट, और कॉर्ड और टेंजेंट के जो रिलेटेड मतलब दोनों के बीच में यहाँ पे जो एंगल बनता है, ठीक, वो एंगल इक्वल होता है इसी कॉर्ड से और ऊपर वाले सेगमेंट में जो एंगल बनता है इसके, ये दोनों यहाँ पे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसी कॉर्ड से अगर यहाँ पे सर्कमफ्रेंस पर एक एंगल बना लेते हैं, तो ये एंगल और ये कॉर्ड एंड द टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है ये और ये दोनों यहाँ पे इक्वल हो जाते हैं। तो वैसा ही द कुछ यहाँ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल बोलते हैं ना सर इसको? नहीं मैडम, ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर, एक्सटीरियर नहीं बोलते इसको, ये अलग प्रॉपर्टी है। द एंगल बिटवीन द कॉर्ड एंड द टेंजेंट is equal to the alternate angle is equal to the angle made by alternate segment, ये angle in the alternative segment, मतलब मुकाबिल के कता दायरा में बनने वाला जाविया मसावी होता है वितर और मुमास के दरमियान बनने वाले जाविये के। इस तरीके से यहाँ पे प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। तो अब मुझे ये एंगल मालूम करना है, तो अब थोड़ा यहाँ पे गौर करेंगे इसमें थोड़ा सा। अगर आप देखेंगे, देखिए ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड, अगर मैं इसको इतना स्किप करता हूँ, मतलब ये एंगल और इसी सेगमेंट में इसी कॉर्ड से बनने वाला ये एंगल, दोनों यहाँ पे क्या होता है, इक्वल होता है। ये एंगल और ये एंगल यहाँ पे दोनों भी इक्वल हो जाता है। तो मुझे यहाँ पे ये बताना है, ये एंगल यहाँ पे अगर मिल गया तो ये एंगल मिल जाता है। तो इस एंगल को कैसा निकालना है, इस एंगल को आराम से निकाल सकते हैं। कैसा, ट्रायंगल ए सी डी को लेकर, ट्रायंगल ए सी डी को लेकर आप ए एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 80 है, तो 40 और 80 120 होता है। तो 180 में से 120 को निकालेंगे तो ये 60 होता है। अगर ये 60 हो गया तो ये भी 60 हो जाता है। इस तरीके से हम ओरली यहाँ पे कर लिए। अब इसको डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे लिखना है, डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे लिखना है। तो आप भी यहाँ पे स्टार्ट कर दीजिए लिखना। तो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACD, मुसल्लस ACD में, ACD में, तो चलिए तो यहाँ पे लिख लेंगे पूरे। अगर नाम लिखूंगा मैं तो एंगल ACD प्लस एंगल CAD, एंगल ACD प्लस एंगल ADC, ADC तीनों का अगर मैं मिलाऊंगा तो 180 डिग्री होता है। यहाँ पे मैं डायग्राम बना लेता हूँ। देखिए ये A है, ये C और ये D, और ये 40 डिग्री और यहाँ पे 80 डिग्री, और ये एंगल मालूम करना। तो यहाँ पे ये एंगल मुझे पता नहीं है, एंगल CAD आपको ऐसा ही रखना है, प्लस ACD यहाँ पे 40 डिग्री हो जाता है, प्लस ADC यहाँ पे 80 डिग्री हो जाता है, इज इक्वल टू यहाँ पे 180 डिग्री। सो एंगल CAD इज इक्वल टू 180 डिग्री में से अगर हम 120 डिग्री को माइनस करेंगे तो CAD इज इक्वल टू जी 60 डिग्री निकल के आता है, 60 डिग्री यहाँ पे निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे अब मैं वो चीज लिखूंगा, वी नो दैट, हम जानते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए वी नो दैट, डायग्राम अगर बनाकर दिखाऊंगा तो एकदम आसानी से समझ में आ जाता है। तो एक कॉर्ड है जिसका नाम CD है, और ये इसी कॉर्ड से ऊपर वाले सेगमेंट पर यहाँ पर अल्टरनेटिव सेगमेंट में यहाँ पे एंगल बनाए। तो अभी जस्ट यहाँ पे इसका एंगल निकल के आया है, एंगल ए यहाँ पे 60 डिग्री है। और यहाँ जो ये जो कॉर्ड है और ये टेंजेंट है, दोनों का एंगल यहाँ पे मालूम करना है, और इसका जो लास्ट पॉइंट है T है। तो अभी जस्ट हमने यहाँ पे देखा ए एंगल और ए एंगल दोनों यहाँ पे क्या होते हैं, इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं वी नो दैट एंगल ACD या फिर CAD इज इक्वल टू एंगल DCT, DCT। तो CAD यहाँ पे जस्ट 60 डिग्री आ गया, तो एंगल DCT कितना था, ये भी यहाँ पे 60 डिग्री हो जाता है। तो इस तरीके से आप डायग्राम के साथ अगर आप देखेंगे तो एकदम स्मूथली आपको समझ में आता है। तो आप भी यहाँ पे डायग्राम बना लें, तो क्योंकि अभी हम हैं
अभी सर्कल चैप्टर है, अभी तमाम चीजें ताजी हैं, तो आराम से समझ में आता है। आफ्टर 2-3 चैप्टर होने के बाद या आधा से ज्यादा क्वेश्चन होने के बाद, तब अगर आप डायग्राम नहीं निकालेंगे तो आपको वहाँ पे वहाँ पे ये टेंशन देगा, ये दोनों एंगल कैसा इक्वल है। तो अगर आपको इस तरीके से साइड में एंगल निकाल लेंगे, तो आपको इजी से, आसानी से आपको वहाँ पे पता चलता है, हाँ ये प्रॉपर्टी है इसकी बोल के। ठीक है, तो चलिए लास्ट और आखिरी सवाल एक सर्कल का यहाँ पे लेंगे। देखिए यहाँ पर भी सिंपल एक आसान सवाल था, लेकिन क्या क्या यहाँ पे यूज हुआ है सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे डेयरी चार्जली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई है, और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, तो दैट कॉर्ड एंड द टेंजेंट, ये दोनों के बीच में जो रिलेशन है, वहां पे ये जो प्रॉपर्टी यूज किया गया। तो देखिए मैं इसीलिए आपको बार बार इसी बात पर जोर दे रहा हूँ। अब ये जो सवाल है इस पर बेसिस है, जो पिछली हम जितने भी प्रॉपर्टीज पढ़े हैं उस पर बेसिस है। अब जितना भी यहाँ पे पढ़े उतना कम है, और मैं समझता हूँ आप डेली एक सवाल इस पर ट्राई करें, डेली एक सवाल, डेली एक सवाल। आपको मैं एक चार्ट दूंगा, आपको यहाँ पे देखिए, डेली एक सवाल आप मीन का करें, डेली एक सवाल मीडियन का करें, डेली एक सवाल मोड का करें, डेली एक सवाल सर्कल का करें। ठीक है, और डेली एक सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड जो है, जो डिफिकल्ट है, वहां पे करें। और फिर बाद में डेली एक सवाल जो हमारा इम्पोर्टेंट है, वहां पे आप डेली एक सवाल अगर प्रैक्टिस भी कर लेंगे, तो मैं समझता हूँ एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी आधे से ज्यादा यहाँ पे हो जाती है। ये मेन सवाल है, एक दिन मीन का कर ले, एक दिन मीडियन का, फिर एक दिन मोड का, फिर एक दिन मीन और सर्कल, मीन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से आप अपना एक शेड्यूल बना ले। क्लास के साथ साथ आप जितनी भी प्रैक्टिस करते हैं ना, वो उतना इम्पोर्टेंट है। क्लास बैठना इम्पोर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अब आधा से ज्यादा काम आपका प्रैक्टिस करना है। अगर आधा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आधा जो काम है आपको प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस डेली करना है, डेली करना है। तो मेहनत जितनी भी यहाँ पे करें उतनी कम हो। इसीलिए मैं आपको इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि ये जो हमारे प्रॉपर्टीज हैं बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं। आप घबराए नहीं, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तमाम प्रॉपर्टीज मैं समझता हूँ 1 या 2 मिनट में आप ऐसे लिख के प्रैक्टिस करके याद करते, प्रैक्टिस करके। जी चलिए, अब आखिरी सवाल हम ले लेंगे इधर सर्कल का, और फिर हम नेक्स्ट अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। सो इन द गिवन फिगर, tangents PQ and PR are drawn from an external point P, a circle with center O, such that angle RPQ, आप चाहे तो आपको जो स्क्रीन है उसको जूम करके और भी आप क्या कर सकते हैं, जो दूर है उसको नजदीक कर ले सकते हैं। ठीक, आपको इंग्लिश होना है तो आप उतना इंग्लिश को आप जूम करके दोनों हाथों से, जैसे जूम करते हैं फोटो को, ऐसे जूम करके अपनी स्क्रीन को और भी इसको अपने पास ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप थोड़ा जूम आउट नहीं करेंगे, जूम इन नहीं करेंगे, तो आपको ये तमाम चीजें दिखाई देगी। इसीलिए आप थोड़ा ऐसा जूम इन करें, जूम करें और जूम करें, जितना आप उसे उतना आप रखें, अच्छी तरीके से आपको वहां पूरी समझ में बात आती है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे उर्दू में सवाल इस तरीके से दिया है, दी गई शक्ल में पी बाहरी नुक्ता है, बाहरी नुक्ते से मुमास पी क्यू और पीआर दायरे पर खींचे गए हैं जिसका मरकज वो है। अगर जावे आर पी क्यू मसावी 30 दर्जे और एक वितर आर एस मुमास पी क्यू की मुतवाजी खींचा गया है, तो आर क्यू एस मालूम करें। आर क्यू एस यहाँ पे आपको मालूम करना है। जी आप जल्द से जल्द इस सवाल वगैरह लिख लें। जी अगर हो गया तो डायग्राम बनाना।
जी शुरू करें। तो डायग्राम यहाँ पे मैं रफ बना लिया हूँ, तो आप थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। हम जानते हैं या दिया गया है P is a external point and PR, PQ and PR are two tangents from the external point। मतलब नुक्ता P से दो मोमास खींचे गए हैं, PQ and PR यहाँ पे दो मोमास खींचे गए हैं। तो अब यहाँ पे आपको क्या क्या याद करना है, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, RQS एंगल RQS, बहुत ही डेंजर सवाल है। RQS आपको यहाँ पे मालूम करना है, ठीक है। शुरू करेंगे। तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, तो सबसे पहला यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज आपको बताऊंगा। देखिए एक सेकंड। जी, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है, यहाँ पे आप थोड़ा गौर करें। देखिए आपको एक प्रॉपर्टी मैंने बताया था कल, ये सर्कल ए कॉर्ड, कॉर्ड के एंड पॉइंट से यहाँ पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए। तो ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। ये जो ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, ये और ये दोनों यहाँ पे इक्वल होते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट इक्वल होता है। अगर ये दोनों यहाँ पे इक्वल हो गए तो ए एंगल और ये एंगल यहाँ पे क्या होता है, इक्वल हो जाते हैं। जी, ये दोनों एंगल यहाँ पे इक्वल हो जाते हैं। तो सबसे पहला ए प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज होने वाली है, तो शुरू करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आप लिखिए P is a PR and PQ are two tangents from point P, from P, यानी बाहरी नुक्ते से, बाहरी नुक्ता P से PQ और PR दो मोमास हैं या दो मोमास खींचे गए। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल आपको मिलता है, ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल PQR इज एन कौन सा ट्रायंगल है यहाँ पे, आइसोसेलेस ट्रायंगल इस तरीके से। यानी PQR एक मसावी साकिन मुसल्लस, एक मसावी साकिन मुसल्लस, ठीक है जी। तो अब मुझे ये बताइए, मसावी साकिन मुसल्लस है तो मतलब ये दोनों एंगल यहाँ पे इक्वल होते हैं, तो ये दोनों एंगल यहाँ पे कितने होंगे, ये दोनों एंगल यहाँ पे कितने होंगे, क्यू और एंड आर। 30 डिग्री है, तो 180 में से 30 को माइनस करें तो 50 150 होता है। 150 जी, 150 को ऐसा तोड़ लें कि ये भी आधा होना 150, तो 75 जी बिल्कुल जी। अब मैं यहाँ पे एक आपको प्रॉपर्टी बताया था, एंगल P प्लस 2 टाइम्स, आप चाहे एंगल R भी ले सकते हैं, एंगल Q भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों यहाँ पे इक्वल है। आप Q भी लें R भी लें, आपकी मर्जी। सो एंगल R इज इक्वल टू, यहाँ पे 180 डिग्री होता है, ये आइसोसेलेस की 180 डिग्री की प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी इससे बोलता है। सो एंगल P यहाँ पे 30 डिग्री है, प्लस 2 टाइम्स एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2 टाइम्स एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री में से अगर हम 30 को माइनस करेंगे तो 2 टाइम्स एंगल R इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होता है, 150 डिग्री होता है। सो एंगल R इज इक्वल टू यहाँ पे 75 डिग्री निकल के आता है, 75 डिग्री, 75 डिग्री जी। RQS इज 30 डिग्री, ओके।
अब यहाँ पे एक चीज बता गई है, आर क्यू एंगल आर इज इक्वल टू 75। अगर ये 75 डिग्री है तो ये भी कितना होता है यहाँ पे 75 डिग्री। अब सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे देखिए, अभी जस्ट हमने यहाँ पे देखा ये कॉर्ड है और ये टेंजेंट, ये एंगल यहाँ पे कितना होता है, कौन सा एंगल उतना होता है बोलिए, एंगल एस भी उतना होता है। ठीक है, जस्ट अभी भी रिसेंट फ्रेश यहाँ पे हमने वो प्रॉपर्टी को देखा। तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं लिखता हूँ, वी नो दैट, डायग्राम डाल देता हूँ वहां पे, वी नो दैट एंगल क्यू एस आर, एंगल क्यू एस आर यानी ये एंगल क्यू एस आर, सो ये एंगल कितना होता है, उतना ही होता है किसके, एंगल क्यू भी ले सकते हैं, एंगल आर भी ले सकते हैं, आप दोनों चाहे जिसे चाहे उसे ले सकते हैं। आर क्यू पी यहाँ पे ले रहा हूँ, आर क्यू पी। तो यहाँ पे देखिए एंगल आर क्यू पी, थोड़ा डायग्राम बना लेंगे तो और भी आपको बाद में समझ में आ जाता है क्यों ऐसा हो रहा है बोल के। तो इस तरीके से ये 75 डिग्री यहाँ पे मिल गया, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे निकल के आती है, आर क्यू पी और एस। और बार बार ऐसा आप लिखेंगे ना तो एग्जाम में देखिए ये हमारे लिए मैं समझता हूँ थोड़ा इजी बन गया है। अब जो नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए ये प्रॉपर्टी बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि वो पता नहीं उनको ए इक्वल होता है या नहीं होता है बोल। तो इसीलिए आप जितनी बार इसको आप लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो और भी वो प्रॉपर्टीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है। सो क्यू एस आर इज इक्वल टू आर क्यू पी, यहाँ पे कितना है 75 डिग्री, तो ये भी यहाँ पे 75 डिग्री हो गया, तो दिस इज ऑल्सो 75 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे ए एंगल मालूम करना है, एस क्यू आर, ए एंगल मालूम करना है, तो इसके लिए मुझे आर की जरूरत है, आर की जरूरत है। तो डायग्राम में और एक बार यहाँ पे बना लेता हूँ देखिए, लेकिन एक कंडीशन, अगर आप सवाल में देखेंगे तो एक चीज मैं यहाँ पे भूल गया हूँ आपको बताने के लिए, एक कॉर्ड आर एस इज ड्रॉन पैरेलल, पैरेलल यहाँ पे फिर किसी क्या दिला है, पैरेलल टू द टेंजेंट पी क्यू। जी यहाँ पे बताए आर एस मुमास पी क्यू के मुतवाजी है, ये आर एस जो है मुमास पी क्यू की यहाँ पे मुतवाजी है। तो ये आर एस जो कॉर्ड है ये किसके मुतवाजी है, यहाँ पे ये है मुतवाजी पी क्यू की। तो अब मैं थोड़ा डायग्राम थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ तो आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आता है। देखो यही डायग्राम मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, देखो तो ये Q है, यहाँ पे P है, और यहाँ पे ये R है, और ये S, ये दोनों यहाँ पे पैरेलल है। और अभी जस्ट हमने यहाँ पे ये देखा है 75 डिग्री आ गया, तो ये भी यहाँ पे 75 डिग्री इधर आ गया। ठीक है, अब मुझे R एंगल होना है ना, तो उसके लिए वो जो प्रॉपर्टी की जो पैरेलल की जो प्रॉपर्टी है उसको हम यूज कर लेंगे। पैरेलल की जो प्रॉपर्टीज अभी जस्ट हमने यहाँ पे देखे हैं उसको हम यूज करेंगे। एक सेकंड थोड़ा जी, उसको हम थोड़ा देखेंगे यहाँ पैरेलल की प्रॉपर्टीज। अब शायद आपको ये भी याद आता होगा, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इससे क्या याद है, पाता जिसे बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, जी देखिए भूला बिसरा जो गीत है वो हमको अब याद आ, ट्रांसवर्सल, जी बिल्कुल ट्रांसवर्सल। तो आर क्यू इज ट्रांसवर्सल, काता जिसे उर्दू में मैंने भी कहा। ये ज्योमेट्री इसीलिए मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये पीछे जख्मों को बहुत अच्छी तरीके से याद दिलाता है कि देखिए आपका जख्म अभी भरा नहीं बोल के। ठीक है, तो मुझे सभी मैथ्स में ज्योमेट्री बहुत पसंद है क्योंकि ये ब्रेन स्ट्रमिंग जिसे बोलते हैं, मतलब दिमाग को बढ़ाने वाला जो काम करता है ना वो ज्योमेट्री करता है ज्यादा से ज्यादा। तो इसीलिए यहाँ पे एस आर इज पैरेलल टू, यहाँ पे क्या होता है पी क्यू होता है, और यहाँ पे हम लिखेंगे आर क्यू इज ए ट्रांसवर्सल, आर क्यू इज ए ट्रांसवर्सल इस तरीके से लिखेंगे, यानी आर क्यू यहाँ पे क्या, आर क्यू यहाँ पे आता है इस, अब कहता है तो मतलब ए जाविया और ए जाविया, इसको हम क्या बोलते हैं,
अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, मुतबादिल दाखिली जाविया बोलते हैं। तो जाविया एस आर क्यू इज इक्वल टू कितना होता है, उतना ही एंगल आर क्यू पी भी होता है, आर क्यू पी, क्योंकि ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। या मुतबादिल मुतबादिल दाखिली जाविया बोलते हैं, मुतबादिल दाखिली जाविया, ठीक है। तो अब एंगल एस आर क्यू इज इक्वल टू आर क्यू पी, आर क्यू पी यहाँ पे कितना 75 डिग्री है, तो ये भी यहाँ पे कितना होता है 75 डिग्री यहाँ पे हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। अभी जस्ट हमने यहाँ पे ये देखा ए भी 75 डिग्री होगा, और आर की वैल्यू जो अभी जस्ट यहाँ पे आ गई वो भी 75 डिग्री यहाँ पे आ गई। अब ये क्यू आपको आराम से मिलता है, कैसा मिलता है आप मुझे बोलेंगे कैसा मिलता है। यहाँ पे हम ट्रायंगल लेंगे, कौन सा ट्रायंगल, एस आर क्यू लेंगे, एस आर क्यू लेंगे, एस आर क्यू लेंगे, तो ये यहाँ पे क्या होता है आपको आराम से ए क्यू एंगल मिलता है। सो इन ट्रायंगल एस क्यू आर मुसल्लस एस क्यू आर में, मुसल्लस एस क्यू आर में, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से डायग्राम बनाता हूँ। तो ये एंगल एस है और एंगल आर है और एंगल यहाँ पे क्यू है, तो ये 75 डिग्री है और ये यहाँ पे 75 डिग्री है और यहाँ पे क्यू एंगल है यहाँ पे निकालना है। तो चलिए मैं ज्यादा यहाँ पे कुछ और एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। 75 प्लस एंगल एस क्यू आर यहाँ पे लिखता हूँ, एंगल एस क्यू आर। एस क्यू आर यहाँ पे आपको मालूम करना है, तो ये अगेन ये 150 इज इक्वल टू यहाँ पे 180 डिग्री होता है। सो 150 प्लस एस क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री में से अगर 150 डिग्री को माइनस करेंगे, सो एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आता है 30 डिग्री आता है। जैसे कि अभी एक हमारे एस्पिरेंट या मैडम यहाँ पे बताए थे आर एस क्यू आर यहाँ पे 30 डिग्री होता है, जो बिल्कुल यहाँ पे 30 डिग्री होता है। देखिए कितने प्रॉपर्टीज को यहाँ पे हमने छेड़ा है, यहाँ पे हमने याद किया है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल, फिर बाद में एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द कॉर्ड, फिर बाद में यहाँ पे पैरेलल की प्रॉपर्टीज, फिर यहाँ पे अगेन ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। तो इतने सारे यहाँ पे प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ पे देखा है। इस तरीके से आपको ये जो लेंथी सवाल आते हैं आपको ऐसा ही सॉल्व करना है। तो मैं समझता हूँ ये 3 एग्जाम्पल से आपको ये पता चल गया होगा कि एग्जाम में कैसे सवालात आने वाले हैं। तो ये जो सवाल है यहाँ पे मैं लिखा हूँ, ये इसे थोड़ा आप वेरी इंपॉर्टेंट डाल लें, क्योंकि ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की किताब आती है, अगर आपके पास है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो उसमें यहाँ पे ये सवाल को दिया गया है। तो वहां पे है तो इसका मतलब हम थोड़ा उम्मीद कर सकते हैं। अब ये आप सोच रहे हैं सर ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये क्या है, ये फिर कौन सी नई टेक्स्ट बुक आप ढूंढ कर लाए हैं, आप पूछ सकते हैं। तो उसके लिए मैं थोड़ा आपका 1 या 2 मिनट यहाँ पे टाइम लूंगा। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर यानी यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर किससे बोलता है, एक टेक्स्ट बुक यहाँ पे आती है एग्जाम्पलर। ये क्या होती पता है, अगर मान लीजिए आपकी 9th की मैथ्स की टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी है, ठीक है, इसके रिलेटेड एक एग्जाम्पलर बोल के सेम वैसी टेक्स्ट बुक आती है एनसीईआरटी की। यहाँ पे फिलहाल हम स्टेट गवर्नमेंट वाले इसको यूज नहीं करते हैं, सीबीएसई वाले इसको ज्यादा यूज करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे EX लिखता हूँ बस। तो ये सेम टू सेम इसकी पैरेलल किताब है। यहाँ पे क्या पता है, यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 पॉइंट सर्कल के यहाँ पे देते हैं, तो एग्जाम्पलर में यहाँ पे क्या करता हूँ 4 5 पॉइंट यहाँ पे देता है, 5 पॉइंट, वही सेम टू सेम पॉइंट यहाँ पे रिपीट करके 1 2 पॉइंट यहाँ पे ज्यादा देता। और यहाँ पे थोड़े क्वेश्चन टफ रहते हैं, डिफिकल्ट रहते हैं इसमें, ठीक है।
तो ये एग्जाम्पलर बोल के यहाँ पे रहता है। अगर आप चेक करके नेट में 9th क्लास मैथ्स एग्जाम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस कर मारेंगे, तो पूरी वहां पे आपको चैप्टर वाइज के वहां पे एग्जाम्पलर के आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाती है, वहां से आप देख सकते हैं। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ये सवाल आया है, 10th क्लास में है। तो ये भी एक टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की, यहाँ से भी क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आने, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल रहता है, तो मैंने वो भी वहां पे कवर किया है। जितने भी यहाँ पे मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया हूँ वो तमाम, एक आपको याद होगा लाइन्स एंड एंगल्स में आपको एक दो इमेज वहां पे मैंने डाला था, ए प्लस बी मालूम करने के लिए, एक्स प्लस वाई वैल्यूज मालूम करने एट द एंड लास्ट में, वो तमाम जो क्वेश्चन थे वो उसी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के थे। ठीक है, तो वो चीज वहां से मैंने लेकर के आपको ग्रुप में शेयर किया था। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी अगर आप रखना चाहे तो रख सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे कितने टेक्स्ट बुक्स हुए देखिए, तो सबसे पहला एनसीईआरटी यहाँ पे टेक्स्ट बुक हुई, एनसीईआरटी ऑल बुक्स। दूसरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक यहाँ पे हो गई। तीसरा यहाँ पे आर डी शर्मा अगर रखते हैं तो और भी अच्छी बात है। चौथा आर एस अग्रवाल आप रखते हैं, आर एस अग्रवाल आप रखते हैं तो और भी अच्छी बात है। पांचवा आईसीएससी के टेक्स्ट बुक्स रखते हैं, खत्म। इतना अगर आप पढ़ेंगे आपका टीईटी, मैं समझता हूँ 150 नहीं, मैथ्स के बारे में बोल रहा हूँ, 60 या 30 है ना मैथ्स का, 30 आउट ऑफ 30 आप इंशाल्लाह जरूर लेंगे, 30 आउट ऑफ 30 एक। फिर बाद में जीपीएसटीआर आंखें बंद करके आप जीपीएसटीआर यहाँ पे ले लेते हैं। नेक्स्ट एचएसटीआर के लिए तो आप इतना पढ़ लिए तो बहुत ही काफी। एचएसटीआर के लिए इतनी टेक्स्ट बुक्स आप चैप्टर वाइज अगर पढ़ लेंगे, तो पढ़ने का तरीका यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, आप एनसीईआरटी का अगर आप सर्कल पढ़े तो उसी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सर्कल आप यहाँ पे पढ़ना है। फिर उसी आर डी शर्मा का सर्कल यहाँ पे आपको देखना है, आर एस अग्रवाल का सर्कल यहाँ पे देखना है, आईसीएससी का सर्कल। एक एक चैप्टर को हर एक टेक्स्ट बुक से आपको लेना है, बैठना है, सॉल्व करना है। तो आपका मैथ्स तब क्या आप करेगा पता है, सर चढ़ कर बोलेगा, आपका मैथ्स वहां पे एकदम स्टैंडर्ड हो जाता है। ठीक है, तो इतने टेक्स्ट बुक्स आपको कम से कम रखना है। इसके साथ साथ आपको फिर यहाँ पे क्वेश्चन पेपर्स भी रखना है, क्वेश्चन पेपर्स 10th के क्वेश्चन पेपर्स रखना है, फिर सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर रखना है, फिर बाद में जीपीएसटीआर के क्वेश्चन पेपर रखना है, फिर बाद में एलबीए क्वेश्चन पेपर रखना है। इतना रख करके चैप्टर वाइज भी अगर आप सॉल्व करते जाएंगे तो मैं समझता हूँ जिंदगी में फिर आप दोबारा कभी वो चैप्टर नहीं भूलेंगे। उतना आपका मैथ स्टैंडर्ड होता है, उतना आपका क्या बोलते हैं कंटेंट आपके अंदर आ जाता है, मवाद अपने अंदर उतना आ जाता है, और उतनी नॉलेज आपको आ जाती है, तो आप किसी भी बिना डरे कोई भी क्लास आप आराम से ले सकते हैं। जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में उनसे उससे ज्यादा भी आप आराम से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जब नॉलेज आपके पास है तो आप कहीं पर भी नहीं पीछे हट सकते हैं। तो इतना गारंटी मैं दूंगा इंशाल्लाह, अगर इतनी बुक्स आप रेफर करते हैं तो। चलिए, तो इस चैप्टर को हम यहीं पर क्लोज करते हैं। सर्कल का द एंड यहाँ पे हो जाता है, सर्कल चैप्टर। तो इसमें मैंने बहुत सारे प्रॉपर्टीज को लेकर आया हूँ, और छोटी छोटी 2-3 प्रॉपर्टीज यहाँ पे अगर बचे हैं तो आप डरे नहीं, तो मैं किसी शॉर्ट के जरिए या वीडियोस के जरिए या फिर दूसरी क्लासेस में इंशाल्लाह वो तमाम चीजों को मैं आपको फिर विथ प्रॉपर्टीज और एग्जाम्पल के साथ लेकर आऊंगा। तो ये थी हमारी सर्कल की क्लास, जो मैं समझता हूँ 8 क्लासेस यहाँ पे लगे, वो भी 1.5 घंटे के। अगर आप इसको 40 मिनट्स भी अगर ले लेते हैं तो मैं समझता हूँ एक जो क्लास है वो कम से कम 2 क्लास के बराबर है। एक क्लास हमारी 2 क्लास के बराबर है, तो 16 क्लासेस यहाँ पे हो जाती है। तो चलिए, अब हम ज्यादा देर ना करते हुए नेक्स्ट हम जो हमारा नया चैप्टर है, pair of linear equations in two variables, pair of linear equations in two variables। ठीक है, तो यहाँ पे उर्दू में कैसा बोलेंगे, दो मुतगय्यर या मुतगय्यर, आप जैसा चाहे वैसा पढ़ सकते हैं। दो मुतगय्यर वाली खती मसावातों की जोड़े, खती मसावातों के जोड़े।
या दो मुतगीर वाली खती मसावातों की जोड़ी, ऐसे ही पढ़ सकता है। तो बहरहाल इसमें पढ़ने में क्या भी हमारा यहाँ पे झगड़ा नहीं है। तो सबसे पहले हम पेयर को निकालेंगे, सिर्फ इतना सोचेंगे ये लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल क्या है, पेयर हम बाद में डिस्कस करेंगे। सिर्फ इतना देखेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या है, यानी ये मुतगय्यर, दो मुतगय्यर को निकालेंगे। सिर्फ यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, खती मसावातों की जोड़ी का मतलब यहाँ पे क्या है, खती मसावातों की जोड़ी, खती मसावात क्या है। तो सबसे पहला, जब हम बात करते हैं इक्वेशन की, जब बात करते हैं इक्वेशन की, तो वहां पे क्या आता है, इक्वल टू आता है। ये बात याद रखें, जब भी हम बात करते हैं इक्वेशन की या मसावात की, वहां पे मसावात के मतलब यहाँ पे इक्वल टू, तमाम यहाँ पे मसावी है, ठीक है, इक्वल है। तो अगर हम वही एक्सप्रेशन की बात करते हैं, एक्सप्रेशन की यहाँ पे बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 3x + 2 यहाँ पे लिखा, तो ये इतना ही लिखा है यहाँ पे मैं 3x + 2, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। अगर इसी को मैं 3x + 2 = यहाँ पे 5 लिखा, तो ये इक्वल टू आने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, इसको इक्वेशन बोलते हैं, इक्वेशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन यानी कंपल्सरी यहाँ पे इक्वल टू आने वाला है। तो नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ पे मैं समझता हूँ तमाम को समझ में आ गई होगी बात। अब यहाँ पे बात करते हैं लीनियर किसे कहते हैं, ये हुआ इक्वेशन। whose exponent power is 1 sir? जी बिल्कुल सही मैडम, लीनियर यानी खती किसे बोलते हैं, खती यानी वेरिएबल whose power is 1, whose power is 1, यानी मसावत या मुतगय्यर जिसकी जो कुव्वत है या दर्जा है वो कितना, सिर्फ एक होना। अगर मैं यहाँ पे ए लिखा तो ये खती हो गई, लीनियर हो गया, क्योंकि पावर 1 होता है, हमेशा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे मैं y लिखा तो ये भी यहाँ पे लीनियर होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 होता है। अगर उसी तरीके से यहाँ पे -1 लिखा तो ये लीनियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर -1 है, ये लीनियर भी यहाँ पे से नहीं बोल सकते, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 लिखा तो ये लीनियर नहीं, ये क्वाड्रेटिक यहाँ पे हो जाता है। तो लीनियर का मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स मीन्स अल्फाबेट्स हैं, तो उसकी जो पावर है वो हमेशा वहां पे 1 होना है, तो यहाँ पे होता है, उसी को हम बोलेंगे लीनियर। तो अब यहाँ पे बात चल रही है 2 वेरिएबल्स होना है, वेरिएबल्स का मतलब यहाँ पे अल्फाबेट्स। तो हम ऐसी इक्वेशन लेना है जिसमें 2 वेरिएबल्स होना है, 2 वेरिएबल्स होना है, और दोनों की जो पावर है वो दोनों की पावर वो 1 होना है, तो उसी को हम बोलते हैं लीनियर वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स विथ लीनियर इक्वेशन, विथ लीनियर। तो दोनों भी यहाँ पे प्लस में या माइनस में होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखा xy = 5 लिखा, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स, और ये लीनियर भी है, 2 वेरिएबल्स और यहाँ पे लीनियर भी। चलिए अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखा xy² = 5, इस तरीके से लिखा, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स तो है, लेकिन पावर यहाँ पे एक लीनियर है, एक क्वाड्रेटिक है, एक स्क्वायर है, तो इसकी वजह से इसको हम लीनियर इक्वेशंस नहीं कहेंगे। तो लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स उसे कहेंगे, दोनों वेरिएबल की, दोनों मुतगय्यरात की जो कुव्वत है, जो पावर है, वो हमेशा वहां पे 1 होना चाहिए, तभी हम इसको लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, दोनों की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस है, तो ये हम इसको कहेंगे, और इक्वल टू यहाँ पे 3 बोलेंगे, इक्वल टू 3। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे ये बताइए इक्वेशन है, जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है, इक्वल टू आने की वजह से यहाँ पे इक्वेशन होता है। तो यहाँ पे वेरिएबल्स 2 वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं ए और बी, और उनकी जो पावर है 1 है, तो 1 है, तो ये लीनियर भी होगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स मतलब 2 मुतगय्यरात की खती मसावात बोलते हैं, 2 मुतगय्यरात की खती मसावात। ये बात क्लियर हो गई। अब मान लीजिए यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, 2x + 3y है, और यहाँ पे प्लस = यहाँ पे 9 आ जाता, समझ लीजिए
यहाँ पे 9 आ जाता है। तो अब मुझे ये बताइए इक्वेशन है, तो सबसे पहले इक्वेशन है, ठीक है। तो फिर बाद में 2 वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई, और ये क्या लीनियर है जी। यहाँ पे इसकी भी इक्वेशन 1 पावर 1, इसकी भी पावर 1, तो ये भी लीनियर है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पे पावर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स बोलेंगे, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब उसी तरीके से एक एग्जांपल ऐसा लेता हूँ, यहाँ पे देखिए m 2/3 m माइनस 2/3 n स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 5/2। अगर इस तरीके से लेता हूँ, क्या ये लीनियर इक्वेशन है जी? बिल्कुल इक्वेशन है। 2 वेरिएबल्स हैं, क्या ये लीनियर है दोनों वेरिएबल्स? No, sir. क्या दोनों यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इसकी जो पावर है 1 है और इसकी जो पावर है 2 है, तो दोनों लीनियर नहीं है। तो इसको हम नहीं बोल सकते कि लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आपको ये चीज यहाँ पे समझ में आपको पता है, फिर भी मैंने थोड़ा यहाँ पे और डिटेल से यहाँ पे बताया है कि क्यों इसको लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल यहाँ पे कहा जाता है। अब बात करेंगे सिर्फ हम लीनियर, यहाँ पे जोड़े को यहाँ पे नहीं लेंगे, जोड़े को हम बाद में जोड़ेंगे, पेड़ को बाद में लेंगे, लेकिन बस हम बात किसकी कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स की, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। मतलब खती मसावात की 2 जोड़े यहाँ पे बात चल रही। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो अब मैं आपको ये बोलूंगा इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, इसके सॉल्यूशंस यानी इसके हल कितने होंगे, यानी x और y को ऐड करेंगे तो 5 आना है, तो आपको कितने यहाँ पे हल होंगे। तो x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, इसी को हम सॉल्यूशन बोलते हैं, उसी को हम हल बोलते हैं, इसी को हम हल बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब x और y को ऐड करने पर यहाँ पे 5 आता है, तो अब क्या बोल सकते हैं सर, x इक्वल टू 1 लो और y इज इक्वल टू यहाँ पे 4 लो, ठीक है। अब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 5 होता है। आप बोलेंगे नहीं सर x इक्वल टू यहाँ पे 4 लो और y इज इक्वल टू 1 लो, तब भी ये 5 होता है। आप बोलेंगे नहीं सर x इक्वल टू 2 लो और y इक्वल टू 3 लो, तब भी ये 5 होता है। नहीं सर आप ऐसा कीजिए x3 y2 लो, तब भी यहाँ पे 5 होता है। नहीं सर आप ऐसा कीजिए, कैसा करेंगे, यहाँ पे 5 लेंगे, y की वैल्यू माइनस 6 लेंगे, y की वैल्यू माइनस लेंगे, तो यहाँ पे 5 होती है। तो नहीं सर ये माइनस लो और ये 6 लो, यहाँ पर 5 हो जाती है। तो यहाँ पे आपको कितने सोल्यूशन मिलते हैं, बेशुमार सोल्यूशन मिलते हैं। यहाँ पे आप ऐसा करेंगे जी, 100 मिलेंगे, 100 में से यहाँ पे 95 को माइनस करेंगे, x इक्वल टू 100 लो, y इक्वल टू 95 लो, अब माइनस कर लो, सॉरी यहाँ पे प्लस है ना, तो आपको बेशुमार ये माइनस जी, यहाँ पे माइनस 95 लेंगे और y इज इक्वल टू यहाँ पे 100 लेंगे, तो ये यहाँ पे 5 आ जाता है। तो बेशुमार इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने अभी आपको एक बात कही, x प्लस बी वाई इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे c है, इसके पास कितने सोल्यूशन है अगर एग्जाम में पूछता है। सो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हैव हाउ मेनी सॉल्यूशंस, अगर एग्जाम में पूछता है तो आप बेझिझक बोलेंगे कि इसके पास जो है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस यानी लामहदूद यहाँ पे इसके हल मिलते, लामहदूद यहाँ पे इसके हल मिलते हैं जी। बात क्लियर हो गई। तो सिर्फ एक इक्वेशन की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एक इक्वेशन की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इसके लामहदूद यहाँ पे हल मिलते हैं। तो इस तरीके से आपको एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में। सेकंड पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, एग्जाम ऐसा पूछता है। PSTR वालों के लिए थोड़ा याद रख ले, PSTR इनके वालों ये लोग यहाँ पे कंपल्सरी याद रखना है। ये जो लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स के, इसका जो ग्राफ अगर बनाते हैं, इसका ग्राफ अब बनाते हैं या त्रिसीम जिसे बोलते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो वहां पे क्या निकल के आता है, तो आपको हमेशा एक लाइन यहाँ पे निकल के आती है। स्ट्रेट लाइन इसका जो ग्राफ है जी, आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे निकल के आती है। लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल यानी
दो मुतगय्यर वाली खती मसावत के अगर आप ग्राफ निकालेंगे या तिरसीम जिसे बोलते हैं, तरसीम जिसे बोलते हैं, अगर ये निकालेंगे इस ग्राफ को, इस इक्वेशन का, तो हमेशा वहां पे क्या आता है, आपको एक खत आता है, खत आता है। ठीक है, तो एक इक्वेशन है, मान लीजिए यहाँ पे 3x + 2y = 5 है। इसका ग्राफ यहाँ पे क्या होता है अगर बोलेंगे तो वो क्या होता है, एक खत होता है, एक यहाँ पे एक खत होता है। हमेशा इसका जो ग्राफ क्या होगा, एक खत निकल कर आता है। तो ये बात यहाँ पे अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। उसी तरीके से मैं एक चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे बोला हूँ, ax² + bx + c = 0। एक सेकंड, जी। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा वहां पे आपको एक पैराबोला मिलता है। क्या मिलता है? पैराबोला जिसे बोलते हैं, पैराबोला मिलता है। शायद उस टाइम में मैं आपको वहां पे नहीं बोला, ग्राफ का वहां पे जिक्र नहीं था, तो इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आप ये निकालेंगे ग्राफ, तो हमेशा वहां पे पैराबोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ निकालेंगे तो आपको क्या मिलता है, वहां पे एक पैराबोला मिलता है। लीनियर इक्वेशन का अगर आप ग्राफ निकालेंगे तो वहां पे आपको क्या मिलता है, तिरछिम निकालेंगे, तिरछिम में अगर ड्रॉ करेंगे तो एक खत मिलता है, एक खत मिलता है। वहां पे आपको क्या मिलता है, हमेशा एक लाइन, सीधी लाइन यहाँ पे आपको मिलती है। जी, बात क्लियर हो गई सभी को? तो मैं ये समझता हूँ ये सिर्फ लीनियर इक्वेशंस का सिर्फ एक इक्वेशन यहाँ पे हमने जिक्र किया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब जो हमारी बात चल रही है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ, पेयर यहाँ पे बात कर रहे हैं। पेयर मीन्स, पेयर यानी जोड़े जिसे बोलते हैं, जोड़े। ठीक है, जैसे आप बोल सकते हैं बेशुमार आपके पास जोड़े के एग्जाम्पल्स हैं। तो जो हम जूते पहनते हैं वो भी जोड़े हैं, पेयर हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इन टू वेरिएबल्स का मतलब यहाँ पे ये है, आपको a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल है, और एक लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल है। दोनों के मिल को हम क्या बोलते हैं, इसको पेयर बोलते हैं, इसको हम जोड़े बोलते हैं। ठीक है, अब जो हम बात करेंगे, सिर्फ एक इक्वेशन की बात नहीं करेंगे, सेट ऑफ टू इक्वेशंस, दो इक्वेशंस की यहाँ पे बात करेंगे। दो इक्वेशंस की यहाँ पे हमेशा बात चलती रहती है। जी, मेरी बात आपको मैं समझता हूँ समझ में आ रही होगी। अब हमेशा हम क्या करेंगे, सिर्फ दो इक्वेशन लेंगे। 3x + 2y = यहाँ पे 5 होता है, सो x + y = यहाँ पे 9 होता है। तो ऐसे ही इक्वेशंस के बारे में हम बहुत सारी अच्छी बातें, बहुत सारी अच्छी प्रॉपर्टीज यहाँ पे अब फिर हम देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं, इनकी सॉल्यूशंस की कैसे रहते हैं, इनकी सॉल्यूशंस की, यहाँ पे इनके हल की बात करते हैं। यहाँ पे इनके पास कितने हल होते हैं। हल का मतलब बस इतना है, आप ज्यादा यहाँ पे सोचिएगा नहीं। हल मतलब क्या, जो यहाँ पे आपको बताया x + y = 5 है, तो मैं यहाँ पे आपको पूछा कि x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी। आपने कहा कि 1 4 4 1 2 3 3 2 ये होगा। ये तमाम को हम क्या बोलते हैं, इसी को सोल्यूशन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे, सोल्यूशंस बोलेंगे। इसी को यहाँ पे सोल्यूशंस बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, हल बोलते हैं। बस मतलब x और y की वैल्यू से निकालना, उसका हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशंस बोलते हैं। चलिए, तो एग्जाम में अगर यहाँ पे पूछता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, जनरल फॉर्म में लिखिए, जनरल फॉर्म में लिखिए। तो आपको ये लिखना है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। यानी मियारी शक्ल लिखिए बोलते हैं। अगर एग्जाम में पूछा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो मुतगैर वाली खती मसावत की मियारी शक्ल लिखिए बोले, तो आप इस तरीके से आपको इसको लिख देना है। चलिए, अब हम सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। मतलब सॉल्यूशन यानी सिर्फ एक इक्वेशन का नहीं, यहाँ पे दो इक्वेशन का सॉल्यूशन। मतलब x की ऐसी वैल्यूज हम यहाँ पे चॉइस करना है, x की ऐसी वैल्यूज हमें ढूंढना है जो यहाँ पर भी सेम हो और यहाँ पर भी सेम हो।
ठीक है। और y के ऐसी वैल्यूज यहाँ पे आपको ढूंढना है जो इसके लिए भी सेटिस्फैक्ट्री हो, सेटिस्फैक्शन देता हूँ, और इसके लिए भी यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री हो। तो ऐसे x और y की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, x की वैल्यू को और y की वैल्यू को हम बोलेंगे इसको सॉल्यूशंस। उसी को हम क्या बोलते हैं, हल बोलते हैं। और याद रखिए कितने हल होते हैं बोले तो आप x और y दोनों अलग अलग काउंट नहीं करेंगे, दोनों मिलके वहां पे क्या होता है, सिर्फ एक ही सोल्यूशन यहाँ पे होता है। इसको सॉल्व करें हम, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशन हो गए, तो आप x एक है, y एक है, 2 सॉल्यूशन ऐसा नहीं बोलेंगे, दोनों को मिलके हम क्या बोलेंगे, एक ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ा याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे सवाल एग्जाम में ऐसे आते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस होते हैं एग्जाम में, वहां पे बहुत बार आता है। तो अब डिपेंडिंग अपॉन वहां पे नेचर ऑफ इक्वेशन जाता है, तो मैं वहां पे वही अब आपको उसी की तरफ लेके चल रहा हूँ। कितने सॉल्यूशंस होते हैं, यहाँ पे एक भी होता है, नए भी होता है, बहुत सारे भी होते हैं, तो अब उसी की तरफ यहाँ पे बढ़ना है। तो उससे पहला एक छोटी डेफिनेशन यहाँ पे आती है, जिसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंट बोलते हैं। कंसिस्टेंट यानी इसे उर्दू में बोलते हैं हम आहंग बोलते हैं, हम आहंग। ठीक है, कंसिस्टेंट यानी हम आहंग। यानी सवाल ऐसा पूछता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव कंसिस्टेंट, सो व्हाट इज द मीनिंग बोलता है। तो मतलब यहाँ पे दो मुतगैर वाली खती मसावातों की जोड़े अगर हम आहंग हैं, तो हम आहंग है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो कंसिस्टेंट यानी इसका मतलब यहाँ पे लिखता हूं, देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव सॉल्यूशन, हैव सॉल्यूशंस, so is called consistent, consistent। यानी दो मुतगैर वाली खती मसावत या दो मुतगैरी खती मसावातों के जोड़े के पास क्या, अगर हल हो तो इनको क्या बोलते हैं, हम आहंग बोलते हैं, हम आहंग बोलते हैं। यानी उनके पास सॉल्यूशन होना चाहिए, उनके पास हल होना चाहिए, तो उसी को हम कंसिस्टेंट बोलते हैं, उसी को हम आहंग बोलते हैं। वो एक भी हो, दो भी हो, तीन भी हो, और इन्फिनिट भी हो, कितने से चाहे उतने वहां पे सॉल्यूशन हो सकते हैं। बहरहाल उनके पास क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन है, उसका मतलब वो कंसिस्टेंट, हल है, इसका मतलब वो हम आहंग। जी मेरी बात क्लियर हो गई। सॉल्यूशंस हैं, इसका मतलब वहां पे कंसिस्टेंट, हल है, इसका मतलब यहाँ पे हम आहंग। अब इसी के साथ साथ एक और यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे एग्जाम में पूछ लेता है, याद रखिए बहुत बार अब सवालात में आने वाली है ये कंसिस्टेंट। अब इसी के साथ यहाँ पे एक और सवाल यहाँ पे आता है, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट यहाँ पे इस तरीके से आता है, इनकंसिस्टेंट यानी गैर हम आहंग बोलते हैं इसको, गैर हम आहंग। इसका मतलब यहाँ पे pair of linear equations does not have any solution, does not have solutions, does not have solution, is called inconsistent, inconsistent। ठीक है, यानी यहाँ पे उर्दू में लिखता हूं, दो मुतगैर वाली खती, थोड़ा आप ये कर लें, मसावातों की जोड़े, यहाँ पे क्या, कोई हल नहीं होते, कोई भी हल नहीं हो, या हल नहीं हो, या कोई भी हल नहीं हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, गैर हम आहंग बोलते हैं, गैर हम आहंग। मतलब हल नहीं रहना उनके पास, अगर हल ही नहीं है तो गैर हम आहंग होते हैं। अगर हल है उनके पास यानी सॉल्यूशंस हैं, कुछ रास्ते हैं या कुछ जवाब है उसके पास, तो उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। उनके पास कुछ भी जवाब नहीं है वहां पे, या कोई सॉल्यूशंस नहीं है, कोई हल नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, गैर हम। चलिए, तो मैं अब ये दोनों चीज को क्लियर करते हुए अब एक आपको चार्ट दूंगा,
आप उसको थोड़ा याद रखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऐसा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हाँ, एक बात का यहाँ पे ख्याल रखें, अगर c1 यहाँ पे इक्वेशन के अंदर है तो c2 भी यहाँ पे इक्वेशन के अंदर ही होना चाहिए। यहीं पे वो चीज को यहाँ पे बता दे रहा हूँ, देखिए। या नहीं तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। अगर आप बाहर लिख रहे हैं तो आप वही चीज यहाँ पर भी करेंगे, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 को हम बाहर रखेंगे। अगर c1 बाहर है तो c2 भी बाहर होना चाहिए, अगर c1 अंदर है तो c2 भी अंदर होना चाहिए, ये सोल्यूशन करते वक्त। यानी ऐसा देखिए 2x प्लस 3y प्लस 5 अगर यहाँ पे मैं रखा हूं तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 9 ये भी यहाँ पे क्या अंदर होना चाहिए, ठीक है, ये भी यहाँ पे अंदर होना चाहिए। या तो फिर आप 2x प्लस 3y इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 5 रखे हैं तो यहाँ पे x प्लस वाई इसको आप बाहर ही यहाँ पे रखना है माइनस। अगर ये बाहर तो ये भी यहाँ पे बाहर इस तरीके से आपको रखना है। जी मैं समझता हूँ यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम चलेंगे यूनिक सॉल्यूशन यानी क्या है, यूनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं, यानी एक हल किसे कहते हैं, एक हल। मान लीजिए ये इक्वेशन है हमारा, मैं बार बार इसको नहीं लिखूंगा। ये इक्वेशन के पास x की वैल्यू मान लो 2 आ गई, y की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई, तो ये दोनों को मिलकर हम क्या बोलेंगे, एक ही हल बोलेंगे, वन सॉल्यूशन बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। इसको दो सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, x एक है y एक है, दो सॉल्यूशन हो गए, नहीं, दोनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, एक ही हल बोलते हैं, या फिर एकता हल बोलते हैं, या फिर यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, या फिर वन सॉल्यूशन बोलते हैं, दोनों को मिलाकर। ठीक है, अगर ये इक्वेशन के पास कोई भी यहाँ पे एक इक्वेशन है, उसके पास एक हल है, यूनिक सॉल्यूशन है, तो उसका जो इक्वेशन है याद रखें, या फिर रेशो उसका याद रखें, रेशो, इक्वेशन है रेशो। तो जब भी हम बात करते हैं यूनिक सॉल्यूशन या एक हल की हम बात करते हैं तो उसका रेशो यहाँ पे a1 बटे a2, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है। ये याद रखें, बहुत बार एग्जाम में आया है या पूछने के यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन यानी x और y दोनों मिलके, x की एक वैल्यू होना है, y की भी एक वैल्यू होना है, तो दोनों मिलकर हमको इससे क्या बोलेंगे, एक हल बोलेंगे, एकता हल बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, वन सॉल्यूशन बोलेंगे। उसका रेशियो लिखो बोलता है, यूनिक सॉल्यूशन का रेशियो लिखो बोलता है, तो हम ऐसा लिखेंगे a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अब इसका जो ग्राफ है लाइंस, अब मुझे को ये पहली बात मैं क्लियर कर दिया हूं, ये जो लीनियर इक्वेशन है इसका ग्राफ यहाँ पे क्या आता है, लाइन आता है। ये जो लीनियर इक्वेशन है इसका ग्राफ यहाँ पे क्या होता है, लाइन होता है। तो ये दोनों लाइन आपस में अगर हम कता करते हैं या इंटरसेक्ट बोलते हैं, इंटरसेक्ट यानी इस उर्दू में क्या बोलेंगे, कता करना बोलते हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे दोनों जो लाइन है आपस में एक दूसरे को कता कर रहे हैं, कता कर रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट बोलते हैं, कता करना बोलते हैं। तो एक सॉल्यूशन में, एक सॉल्यूशन जब भी आता है उसकी जो लाइंस है, खतूत है, आपस में क्या करते हैं, वो इंटरसेक्ट करता है। एक सॉल्यूशन के लाइंस इंटरसेक्ट करता है, उनका रेशियो क्या होता है, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है, बात क्लियर हो गई इसमें। a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 अगर इतना दिया, इसका मतलब क्या है, अगर पूछा है, इसका मतलब क्या है पूछा है, इसका मतलब यह है कि इसके पास एक सोल्यूशन है, इसके पास एक सोल्यूशन है, इसके पास एक हल है, और इसकी जो खतूत है, इसकी जो लाइंस है आपस में यहाँ पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, आपस में इंटरसेक्ट करता है। जी बात क्लियर हो गई। ए देकर सोल्यूशन पूछता है, या ए देकर लाइन पूछता है, या फिर लाइंस दे करके रेशियो पूछता है, या फिर लाइंस दे करके सोल्यूशन पूछता है। जी याद रखिए, यहाँ पे 3 सवाल यहाँ पे बना लेते हैं। कैसा, देखिए, a pair of linear equations have one solution, then the lines are हम बोलेंगे the lines are intersect, यानी दो मुतगैर वाली खती मसावातों के पास अगर एक हल है तो उनकी खतूत
आपस में कथा करते हैं। इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव वन सॉल्यूशन देन द रेशियो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सवाल हैं, एक सॉल्यूशन का सवाल है, एक रेशियो का सवाल है और एक यहाँ पे लाइंस का सवाल है, लाइंस कैसे होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आपको मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा। आप बार बार इस पर ध्यान दें। यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन का मीन्स यहाँ पे एक्स और वाई दोनों मिलकर एक ही दोनों मिल को एक ही सॉल्यूशन हमको बोलते हैं। एक्स की एक वैल्यू होती है, वाई की एक वैल्यू होती है। उसका रेशियो, यूनिक सॉल्यूशन का रेशियो कैसा होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। यानी इसकी जो लाइंस है आपस में क्या होते हैं, वो आपस में इंटरसेक्ट होता है, आपस में इंटरसेक्ट होते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपको क्लियर हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पे आता है इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे पेन भी यहाँ पे हाथ दे चुकी, खत्म हो गई है। इनफाइनाइट इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशंस यानी लामहदूद हल, लामहदूद हल, लामहदूद। इसका मतलब यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यूज आपको बेशुमार यहाँ पे मिलता है, बेशुमार, एक नहीं मिलता। एक्स की एक वैल्यू मिलती है, वाई की एक वैल्यू मिलती है, फिर एक्स की एक वैल्यू, फिर वाई की एक वैल्यू, फिर एक्स की एक वैल्यू, फिर वाई की एक वैल्यू, फिर एक्स की एक वैल्यू, फिर वाई की एक वैल्यू। यहाँ पे बेशुमार लामहदूद यहाँ पे आपको क्या मिलता है, इसके सॉल्यूशंस मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक इसकी आ गई, एक इसकी आ गई तो खत्म होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं, x इक्वल टू 2 आ गया, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4 आ गया, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 6 आ गया, x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 9 आ गया, x इक्वल टू 30, ऐसा कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। लेकिन x और y की वैल्यूज यहाँ पे बेहद बेशुमार इनफाइनाइट मिलते हैं। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हम किसको कहेंगे, x और y के पास बेशुमार वहां पे सॉल्यूशंस हो, बेशुमार उसके पास नंबर्स हो, सेटिस्फाई भी होना है वो दोनों भी। अब आगे मैं आपको बताता हूँ इसको कैसा सेटिस्फाई करता है, कैसा इसको हम बोलते हैं मसावात को बनाते हैं, कैसा इसको हम मसावात में देखते हैं। तो ये होगा इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशन, यानी एक्स और वाई के पास बेशुमार वैल्यूज हो। नेक्स्ट, ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे होगा इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशन। सेकंड पॉइंट यहाँ पे हम अगेन वही बात करेंगे जो भी ऊपर बात की, रेशियो। इसके रेशियोज लिखो बोलता है, यहाँ पे क्या बोलता है, इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशन के रेशियोज लिखो बोलता है, रेशियोज। तो जैसा हम ऊपर लिखे a1/2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, किसका है, ये यूनिक सॉल्यूशन का है। तो यहाँ पे ये किसका है, रेशियोज इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशन का है। वहां पे कैसा लिखना है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, सॉरी इक्वल टू a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये रेशियोज, ये इसकी क्या है, यहाँ पे निस्बत बोलते हैं उर्दू में, निस्बत लिखिए बोलता है। एग्जाम में पूछता है इसकी निस्बत लिखिए बोल के, रेशियो लिखिए बोलते। तो ये किसकी निस्बत है, इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशंस की, लामहदूद हल की यहाँ पे निस्बत है, ये रेशियो। अब बात हम करे थे अभी हैं जस्ट किसकी, लाइंस की, लाइंस यानी खुतूत की हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पे इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशन समझ में आ गया। इसका रेशियोज यहाँ पे हमने देखा a1/a2, b1/b2, c1/c2 तमाम यहाँ पे क्या होना, इक्वल टू होना है। अब जब इसकी रेशियोज की हम बात करेंगे तो खुतूत यानी लाइंस की बात करेंगे, तो लाइंस यहाँ पे क्या होता है, दोनों भी एक दूसरे पर कोइंसिडेंट या कोइंसाइड होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट बोलते हैं या कोइंसाइड बोलते हैं, कोइंसाइड। यानी उर्दू में इसको बोलते हैं मुंतबक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुंतबक, यानी एक दूसरे पर वो आपस में फिट होना है। अगर लाइन, ए लाइन और यहाँ पे ए लाइन एक दूसरे पर फिट है, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू ये क्या होगी, इसकी भी एक्स की वैल्यू वही होगी, वाई की वैल्यू इसकी क्या होगी, इसकी भी वहां पे वाई की वैल्यू वही होगी। तो इसीलिए ये इसकी जो सॉल्यूशंस है इनफाइनाइट होता है, लामहदूद होता है, यहाँ पे बोल नहीं सकते। अगर ये आपस में ऐसा कट कर रहे हैं तो वहां पे आपको एक्स की एक वैल्यू मिलती है, वाई की एक वैल्यू यहाँ पे मिलती है। तो लाइन्स यहाँ पे कैसा होता है, लाइन्स आपस में एक दूसरे पर सुपर इम्पोज जिसे बोल सकते हैं, या को इंसाइड या को इंसिडेंट जिसे बोलते हैं। फिर उर्दू में इसको क्या बोलेंगे, मुंतबक बोलते हैं। ठीक है, तो ये हरा दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन में यहाँ पे क्या बोलता है, इनफाइनाइट मनी सोल्यूशन यानी बेशुमार लामहदूद यहाँ पे इसके हल होते हैं।
लामहदूद यहाँ पे हल होता है। इसका रेशियोज कैसा होता है, A1/A2, B1/B2, C1/C2 तमाम यहाँ पे इक्वल टू होता है। तो इसकी खुतूत या लाइंस कैसे होंगे, यहाँ पे लाइंस यहाँ पे कोइंसिडेंट होंगे या कोइंसाइड होंगे, इसको मुंतबक यहाँ पे बोलते हैं। अब तीसरी और लास्ट कंडीशन देख करके हम क्लास को यहीं पे क्लोज कर लेते हैं। तीसरी और लास्ट कंडीशन, चलिए तीसरी और लास्ट कंडीशन को देख करके हम फिर कल की चैप्टर में यहीं से शुरुआत करेंगे। तीसरी कंडीशन एक था, देखिए एक था एक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, वन सोल्यूशन। एक था लामहदूद, इनफाइनाइट। अब दूसरा जाता है जिसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, मतलब नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस यानी कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं, कोई हल, ठीक है। यानी x का और y की वैल्यूज यहाँ पे आपको मिलती ही नहीं हो तो उसको हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन। x की वैल्यू भी नहीं मिलती आपको, ना ही वहां पे y की वैल्यू मिलती है, तो इसको हम बोल देंगे नो सॉल्यूशन। यानी रेशियोज इसके क्या होंगे, रेशियोज, तो उसके रेशियोज यहाँ पे ये होंगे A1/A2, याद रखिए A1/A2, B1/B2, C1/C2। अगर तमाम इक्वल टू हो गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, पहले वाले इक्वल होकर लास्ट वाले अगर यहाँ पे नॉट इक्वल टू हो गए, लास्ट के दोनों रेशियोज, तो तब हम इसको क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशंस बोलेंगे। यानी जो निस्बत है इसकी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, बट C1/C2 इज नॉट इक्वल टू, B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये दोनों यहाँ पे नॉट इक्वल टू होना है, तो तभी हम इसको क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशंस बोलेंगे, कोई हल यहाँ पे नहीं रहता है। अब इसकी जो लाइंस हैं, लाइंस यानी इसकी जो खतूत हैं, वो कैसे होंगे, वो दोनों भी यहाँ पे पैरेलल होंगे, दोनों भी यहाँ पे पैरेलल, ठीक है। ये दोनों भी यहाँ पे क्या होता है, पैरेलल होते हैं। अगर लाइंस पैरेलल है तो इसका मतलब नो सॉल्यूशंस, इनके पास कोई भी हल नहीं है। लाइंस पैरेलल हैं तो इनके रेशियोज यहाँ पे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तो लाइंस पैरेलल का मतलब यहाँ पे इसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी हल नहीं है, और इसकी रेशियोज, इसकी निस्बत यहाँ पे इस तरीके से आ जाती है। तो ये तीनों कंडीशन आपको यहाँ पे याद रखना है। नो सॉल्यूशन का मतलब कोई हल नहीं, कोई भी यहाँ पे x की वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, नहीं आपको y की वैल्यू मिलेगी, और साथ साथ यहाँ पे रेशियोज का मतलब यहाँ पे आपको कंपलसरी ये लिखना है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। खुतूत यहाँ पे क्या होंगे, खुतूत यहाँ पे पैरेलल होंगे, लाइंस आर पैरेलल होंगे। तो मैं समझता हूँ तीनों कंडीशन आपको याद होना है। यहाँ पे देखिए, और एक बार लास्ट में एक सरासर अंदाज में हम इसको याद कर लेंगे। वन सोल्यूशन, वन सोल्यूशन का जो रेशियो है वो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। और इसके लाइंस कैसे होते हैं, लाइंस इंटरसेक्ट होता है। तो फिर यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सोल्यूशन, तो इसका मतलब यहाँ पे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, C1/C2। और इसके लाइंस कैसा होंगे, यहाँ पे लाइंस यहाँ पे दोनों भी कोइंसिडेंट होंगे या कोइंसाइड होंगे, और या फिर यहाँ पे मुंतबक होंगे, ठीक है। अब फिर यहाँ पे नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। और यहाँ पे ये जो लाइंस है वो लाइंस यहाँ पे क्या होंगे, पैरेलल होंगे, लाइंस यहाँ पे पैरेलल होंगे। ये तीन कंडीशंस आपको अच्छी तरीके से याद होना है। इससे जो सवाल है ना, आपको कितने सवाल पूछ सकते हैं, बेशुमार 18 सवाल यहाँ से निकाल सकते हैं, 18 सवाल। ये देख करके लाइन कैसा है वो पूछ सकता है, या फिर ये देख करके कितने सोल्यूशन है पूछ सकता है, सिर्फ वन सोल्यूशन की रेशियो निकाल बोलो बोलता है, फिर वन सोल्यूशन के यहाँ पे लाइंस कैसे होंगे वो पूछ सकता है। तो ये यहाँ पे लाइंस हो गए और यहाँ पे रेशियोज हो गए, ठीक। और इसके यहाँ पे सॉल्यूशंस हो गए, एक डायग्राम यहाँ पे आराम से मिल जाता है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के रेशियो लिखो बोलता है, तो आपको ये लिखना है इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लाइंस कैसे होता है, कोइंसिडेंट होता है। फिर ये रेशियो दे करके इसके, इसका मतलब यहाँ पे इसके कितने सॉल्यूशन पूछता है, तो इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशन
ये रेशियो देख करके यहाँ पे पूछता है कि इसके लाइन्स कैसे होंगे, तो इसके लाइन्स यहाँ पे कोइंसिडेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नो सोल्यूशन का मतलब यहाँ पे कितने लाइन्स कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। तो फिर नो सोल्यूशन की यहाँ पे रेशियो लिखो, बोलता है आपको ये लिखना है। फिर रेशियो दे करके कितने सोल्यूशन, ये दे करके पूछता है कितने सोल्यूशन होंगे, नो सोल्यूशन। ये दे करके इसके लाइन्स कैसे होंगे पूछता है, तो यहाँ पे लाइन्स पैरेलल होंगे। फिर ये लाइन्स दे करके इसका रेशियो लिखो बोलता है, तो आपको ये लिखना है। फिर ये लाइन्स दे करके इसके कितने सोल्यूशन होते हैं बोले, तो आपको ये लिखना है। मतलब एक एक के दो सवाल यहाँ पे बनने वाले हैं, एक एक यहाँ पे दो सवाल यहाँ पे बनने वाले हैं। तो टोटल यहाँ पे 18 क्वेश्चंस आप आराम से आप खुद बना सकते हैं। आप खुद यहाँ पे आप आराम से इसको लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कल की क्लास में हम वही एक हाफ एन आवर वही प्रैक्टिस करेंगे, इसी को लेकर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे। और एग्जाम में जितने भी यहाँ पे सवालात आए हैं जीपीएसटीआर में, इसके लेवल, तो 10th में तो एक फिक्स क्वेश्चन यहाँ पे फिक्स रहता है, इस पर एक फिक्स क्वेश्चन यहाँ पे रहता है। और जीपीएसटीआर में कैसा सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो इंशाल्लाह हम कल की क्लास में हम देखेंगे। और साथ साथ हम ये देखेंगे, ये जो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करने के कितने मेथड्स, कितने यहाँ पे मेथड्स है वो भी देखेंगे। ठीक है, ऑलरेडी ये जो मेथड्स हैं, इसमें जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में है वो 3 मेथड्स यहाँ पे बताए गए हैं। 3 मेथड्स, एक है अभी बार बार आपको बता रहा था मैं, एलिमिनेशन मेथड बोल के। अब यहाँ पे देखेंगे ये मेथड क्या है। फिर हम एक देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, जो लास्ट टाइम यहाँ पे एग्जाम में आया है इस पर। फिर बाद में एक एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, और एक यहाँ पे कौन सा था, थोड़ा यहाँ पे मैं भूल रहा हूँ इंशाल्लाह, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी बदल का तरीका यहाँ पे बोलते हैं, बदल का तरीका। क्योंकि अब फिलहाल जो हमारे स्टेट टेक्स्ट बुक में, स्टेट में ये दोनों मेथड्स को यहाँ पे डिलीट किया गया है, निकाला गया है, सिर्फ एलिमिनेशन मेथड है। तो इसके लिए ये 2 मेथड मुझे थोड़ा दिमाग से निकल गए। तो 3 मेथड है, इंशाल्लाह हम तीनों मेथड को एक बार देखेंगे, एक सवाल को सॉल्व करते हुए जाएंगे, एलिमिनेशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसके बाद 4th एक मेथड आता है, मैं वो एक बताऊंगा। 5th एक मेथड आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो 5 मेथड हम करके बैठेंगे, चाहे एग्जाम में जो तरीका वहां पे पूछ ले वो पूछ ले, हम करने के लिए आराम से तैयार होंगे। तो 4th और 5th मेथड क्या है इंशाल्लाह कल मैं आपको इन डिटेल अब बताने की कोशिश करूंगा। तो कल की क्लास में हम क्या करेंगे, इस पर एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। फिर बाद में ऐसे सवालात को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सवालात को आप देखेंगे एग्जाम में, 3x प्लस y इज इक्वल टू 9, फिर x प्लस y इज इक्वल टू 20, इस तरीके से है। इसको कैसे सॉल्व करना है ये हमने देखा है, ईपी में देखा है। फिर बाद में आप कहाँ पे, बहुत जगह यहाँ पे ऐसे सवालात को सॉल्व किए हैं। इसको कैसे सॉल्व करना है, इसकी मेथड्स कितने हैं, वो कल की क्लास में हम देखते हुए जाएंगे। तो आज की क्लास मैं समझता हूँ यहाँ पे एंड कर लेते हैं, और इंशाल्लाह कल की जितनी भी यहाँ पे टॉपिक हैं कवर कर लेंगे। तो आज का टॉपिक, आज की जो क्लास यहीं तक थी।